Welcome to Post Match Review. This is your host Isma Aslam, and with me I have Ahmed Najib Sati, and we'll be discussing fourth game between England and Pakistan, which Pakistan won by 3 runs. और डिटेल में बात करेंगे हम. अहमद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो प्लेइंग 11 हम खिला रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही है? उसमें कुछ चेंजेस नहीं चाहिए हमें अभी? अच्छा, प्लेइंग 11 के हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 4 टी20 इंटरनेशनल्स हो गए हैं इस सीरीज में, और शादाब खान के हवाले से कोई खबर नहीं है कि आया कि वो अनफिट हैं या इंजरी से बचाने के लिए उनको आराम दिया जा रहा है या दानिशता तौर पे उनको नहीं खिलाया जा रहा नए प्लेयर दूसरों को ट्राई करने के लिए। लेकिन जो भी है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके हवाले से थोड़ा या कप्तान को क्लियर करना चाहिए था कि भाई उतने इंपॉर्टेंट मेंबर हैं कि इस वजह से हम नहीं खिला रहे, क्योंकि फैंस में या क्रिकेट की फ्रेटर्निटी में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी पाई जाती है इस हवाले से। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि इस सीरीज में 2 इंटरनेशनल की जो है वो डेब्यू हुए, टी20 डेब्यू हुए इंग्लैंड के लिए। एक जो विल जैक्सन के ओपनिंग बैट्समैन, दूसरे फास्ट बॉलर ओले स्टोन जो लास्ट मैच में डेब्यू किया। दोनों इंग्लैंड के जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है और वो ट्राई करना चाह रहा है, क्योंकि ये जो यंग प्लेयर है कैसे खेलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो एक्सपेरिमेंट या नए डेब्यू करवाने से घबराते नहीं है। हमें पता नहीं किस चीज की घबराहट है, जैसे अबरार हैं या आमिर जमाल जो अभी रिसेंटली अच्छा करके आ रहे हैं नेशनल टी20 कप में। आप उनको चले 1 या 2 मैचेस में ट्राई कर लेते, जैसे कि स्पेशली उस्मान कादिर अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, आपने इतने टी20 में उनको ट्राई कर लिया, तो व्हाई नॉट क्या अबरार को खिला के देख लें कि वो कैसा बॉल करते हैं। अपनी होम कंडीशंस में डेब्यू से बेहतर तो और कोई चांस ही नहीं हो सकता किसी नए खिलाड़ी के लिए। चले 4 टी20 हो गए, मेरा ये ख्याल है कि आगे जो रिमेनिंग की जो तीन जो टी20 है जो लेग लाहौर में होनी है, उसमें तो मेरा ख्याल है कि कम से कम इन दोनों को एक मैच तो आजमा लेना चाहिए। ये हमारा एक थोड़ा रहा है कि ओवरऑल कि हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको एक मैच में आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं हो सकता है कि माइट भी कि दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करें, तो एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपके पास आपकी जो एक सर्कल है उसमें इजाफा हो जाए कुछ प्लेयर्स का। Emmer, there was a lot of discussion going on about the power play और हमारे जो ओपनर्स हैं उनके इंटेंट के बारे में, बट वी सीन के लास्ट कपल ऑफ मैचेस से वो लोग अच्छा कर रहे हैं। हमें पावर प्ले में जो हम बात कर रहे थे कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते सही तरह से, वो हो रहा है। हम लोग 50 कभी कर लेते हैं, कभी 50 को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारे पास स्पिनर्स आते हैं तो हम उसको एक्सेलरेट नहीं कर पाते। वो शायद हम लोग डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम कल मैच की अगर मैं बात करूं तो 12 से कुछ 2-3 ओवर हम लोग 6 रन रेट के औसत से हम लोग चल रहे थे, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। हम लोग इस तरह के टेम्पलेट के साथ खेल के मैचेस नहीं जीत सकते, स्पेशली बाहर की कंडीशन में। अभी हमें न्यूजीलैंड जाना है, उसके बाद वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, तो उस तरह की कंडीशंस में इस तरह के टेम्पलेट से हम मैचेस नहीं जीत पाएंगे। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया इसमें। देखिए, बड़ा एक सिंपल सी बात है कि पावर प्ले अच्छा स्टार्ट मिला, शुरू में बाबर फंस रहे थे, रिजवान ने चार्ज दिया, बेहतरीन तेज खेले, फिर बाबर की कुछ शॉट्स लगी, लेकिन वो उतना फ्लुएंटली नहीं खेल पाए, लेकिन ओवरऑल आपको एक अच्छा पावर प्ले मिला। उसके बाद मसला आपको आया 8 से लेके 12 ओवर में, यानी 8वें ओवर के बाद जहां पर आप स्पिनर पे फंस गए, आपका रन रेट नीचे चला गया। और ओवरऑल भी पाकिस्तान के टेम्पलेट देखिए तो स्पिनर्स पे मिडिल फेस में नॉर्मली आप फंस जाते हैं, जाके मिडिल फेस के अंदर। कल के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए, पहली बात ये कि रोल डिफाइन करने चाहिए बाबर आजम और रिजवान को कि भाई आपका काम मैक्सिमम पहले पावर प्ले तक है, पावर प्ले के बाद आपने अटैकिंग मोड में जाना, चाहे जो मर्जी विकेट गिर जाती है तो बाकी बैट्समैन इसलिए होते हैं वो आके संभालेंगे। और मैक्सिमम जब 10 ओवर तक आप रुक जाए, आपको लगे विकेट नहीं गिरी, तो फिर आउट एंड आउट जाए ताकि आपकी विकेट गिरे, ताकि दूसरे बैट्समैन आके खेले। पार्ट इज दैट, या तो आप मारेंगे आपकी विकेट गिरेगी, ये लटक लटक कर खेलने का फायदा कोई नहीं है। फिर जब आपकी विकेट गिरी, मसला वहां से सबसे ज्यादा शुरू हुआ जब पहले आपके 3-4 ओवर ठीक नहीं किए, तो आपने शान को भेज दिया, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जो एंकर करते हैं, आपने उनको फिनिशिंग रोल के लिए भेज दिया। उन्होंने कोशिश की रिजवान के साथ मिलकर, दोनों से नहीं लगी, क्योंकि वो तो ओवर होते हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के, जैसे आसिफ हो गए, खुशदिल हो गए, या नवाज भी ये काम कर सकते हैं, जो आए और बड़े हिट मारेंगे। इतने बैट्समैन आपने जाय कर दिए और आप इनकी बारियां बिल्कुल आखिरी ओवर में जाकर आई हैं। तो पॉइंट इज दैट कि प्लेयर का पे ब्लेम नहीं बनता इसमें। मेरा ये ख्याल है कि थ्रू आउट द सीरीज अगर हम सम अप करेंगे तो मैनेजमेंट सही तरह से अपने बैटिंग रिसोर्सेज को किस वक्त किस प्लेयर को भेजना चाहिए वो यूटिलाइज करने में कामयाब नहीं रही है। ये सारा सोशल मीडिया भी बोल रहा है, तमाम लोग भी बोल रहे हैं, और ये बड़ी रॉकेट साइंस भी बड़ी सामने नजर आने वाली बात है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो मिडिल फेज में पाकिस्तान की बैटिंग का इशू, अब वो सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, और दूसरा कि अब किस वक्त कौन सा बैट्समैन भेजना चाहिए, ये
इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। यहाँ पाकिस्तान बहुत लैग कर रहा है और अगर यही स्ट्रेटेजी आगे चलती रही तो वर्ल्ड कप में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। अहमद, मैं आपके साथ अगला सवाल जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है हमारे बैटिंग नंबर्स का। मुझे लगता है हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर्स हम लोगों ने लिखे हुए होते हैं पेपर पे कि नंबर 3 पे जो है वो शान को ही जाना है, तो वो शान को ही जाना है। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि सिचुएशन उस वक्त क्या है, हमारे पास विकेट्स हैं, लेकिन हम लोग फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। मैच खत्म होने में सिर्फ 8 ओवर्स बाकी हैं। तो डू यू थिंक कि जो कल शान को नंबर 3 पे भेजने का डिसीजन था वो सही था? आपको लगता है कि उन्हीं को आना चाहिए था उस वक्त? देखिए, एक बात तो तय हो चुकी है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो ठीक से समझ नहीं पा रही है हमारे प्लेयर्स की कैपेबिलिटी, और वो जो स्टैटिक बैटिंग ऑर्डर जो कि पेपर पे लिखा होता है उसके हिसाब से चल रहे हैं, जो कि इसका नुकसान हो रहा है हमें सीरीज में। इसी सीरीज में पहले एक मैच में ऑलमोस्ट 6 ओवर रह गए थे, तो उन्होंने शान को भेज दिया और शान स्ट्रगल करके आउट हो गए। फिर लास्ट मैच में आप देखिए कि 8 ओवर्स रह गए थे ऑलमोस्ट, तो वो उन्होंने फिर शान को भेज दिया। हालांकि वो पावर हिटर्स के दोनों सिचुएशंस में पावर हिटर के आने के नंबर्स थे। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, पाकिस्तान हर टीम का अपना एक रिसोर्सेज के हिसाब से बैटिंग टेम्पलेट बनता है। पाकिस्तान का जो बैटिंग टेम्पलेट को अगर हम स्टडी करें तो आपकी जो दोनों ओपनर्स हैं ज्यादातर मैचेस में जनरली वो लंबा खेलते हैं, बहुत ज्यादा बॉल्स कंज्यूम करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जब आपके दोनों ओपनर, सिंपल सी बात है, दोनों ओपनर्स लंबा खेलेंगे तो फिर शान अपने नंबर पे नहीं आएंगे, फिर कोई तेज खेलने वाला आएगा उनकी जगह पे। अगर वो दोनों ओपनर्स में से कोई एक बहुत जल्दी आउट हो जाता है तो फिर शान आएंगे ओपनिंग के लिए। तो या आपने स्मार्टली प्ले करना है पाकिस्तान की बैटिंग टेम्पलेट को देखते हुए कि सिचुएशन के हिसाब से आपने अपने प्लेयर को भेजना। ये नहीं है कि बस हमने इसका अगर तीसरा नंबर लिख दिया, इसका चौथा लिख दिया तो वो इस हिसाब से आएगा। सिवाय आपके दोनों ओपनर्स के किसी का बैटिंग नंबर भी सेट नहीं होना चाहिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी बैटिंग के जो प्लेयर्स हैं उनके हिसाब से। तो मेरा ख्याल है कि यही स्ट्रेटेजी अगर स्मार्टली प्ले करेंगे तो कामयाब रहेंगे, सही फायदा उठा सकेंगे अपने बैट्समैन से। अगर स्टैटिक नंबर्स के साथ जाएंगे तो जिस तरह हम पहले स्ट्रगल करते रहे रिसेंटली कुछ मैचेस में, तो मुझे डर ये है कि हम इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। आपने ठीक है। आसिफ, आप होता क्या, देखिए कल कल आप ये देखिए इसमा कि हम कितने कितने बैट्समैन हमारे ऑलमोस्ट जाए हो गए। उस दिन आखिर में आए तो मतलब मौका ही नहीं था उनके पास। आसिफ अली जाए हो गए, नहीं लंबा खेल सके। आपके पास या नवाज जाए हो गए, आपके पास वसीम जूनियर बैटिंग कर लेते, वो जाए हो गए। इफ्तिखार अहमद की बैटिंग नहीं आई, तो ये विकेट बचाकर आपने क्या किया? अगर ये टाइमली आए होते तो सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालते तो शायद पाकिस्तान 180 190 स्कोर कर लेता। तो सिर्फ रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में ये है, और ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कोई इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतने बड़े लोग पाकिस्तान की मैनेजमेंट में हैं कि आप प्लीज ठीक बैटिंग है। ऑर्डर ओपनर के अलावा जो बाकियों का बैटिंग ऑर्डर है वो फिक्स ना रखें। ठीक है, मैं आगे बढ़ते हैं। मैं फील्डिंग के बारे में बात करना चाहूंगी। जब पाकिस्तान फील्डिंग के लिए आया, क्योंकि ज़ाहिर है लो स्कोरिंग गेम थी ये, लेकिन जिस तरह की अटैकिंग फील्ड सेट की गई थी और जो माइंड सेट से आए थे कि हमें जाके अटैक करना है और हमें जाके विकेट लेनी है, वैसा हुआ। 14 रन पे 3 विकेट जो थी वो गिर चुकी थी इंग्लैंड की। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पावर प्ले बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, कुछ बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी पाकिस्तान की तरफ से, कुछ लूप होल्स भी थे, उन पे भी थोड़ी सी नजर डालूंगा। पहले पॉजिटिव चीजों से स्टार्ट करते हैं। पावर प्ले में नवाज एक बहुत कमाल के बॉलर हैं जो कि मार से नहीं डरते। 2 चौके लग गए, घबराए नहीं, और फिर उन्होंने बॉल किया और उनको बाउंड्री पे विकेट मिल गई। शॉट खेला था, फिल शॉट में आउट हो गए। फिर इसमें एक छोटी सी बात आती है कि देखिए फिल शॉट को उन्होंने फेलियर्स के बावजूद भी ट्राई किया और हमने उसको हैदर अली को 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया, तो ये थोड़ा फर्क भी है। खैर आगे चलते हैं। आप देखिए कि पावर प्ले में हसनैन ने अपने पहले ओवर में 2 आउट कर लिए, ठीक है। कप्तान ने मेरे ख्याल में मिस्टेक क्या की कि 2 ओवर के बाद उसको रोक दिया। यही काम एशिया कप के फाइनल में उन्होंने किया था। हारिस रऊफ जब अच्छा स्पेल कर रहे थे उनका स्पेल रोक दिया। बड़ी एक सादा सा असूल है क्रिकेट में कि जब आपके बॉलर का एक अच्छा स्पेल लगा हुआ होता है तो आप उसके ओवर सारे खत्म करा देते हैं या कम से कम 4 में से 3 करा देते हैं। तो कल सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि कम से कम हैदर एक ओवर और जो हसनैन है वो एक ओवर और वहां पर करते। देखिए अब हुआ कि आपने सिर्फ 2 ओवर कराए तो उसको डेथ में बॉलिंग करनी पड़ी। कप्तान को समझना चाहिए कि हसनैन का डेथ ओवर रिकॉर्ड इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है। आपको हसनैन को या तो 3 ओवर शुरू में या एक मिडल में करा के खत्म करा देना, जब आपके पास वसीम जूनियर और हारिस रऊफ है जिनका डेथ ओवर्स का रिकॉर्ड बेहतर है। सो नुकता ये है कि हमारे कप्तान को भी अपने प्लेयर्स का समझना होगा कि कौन किस वक्त ज्यादा यूटिलाइज हो सकता है। फिर आप देखिए कि पावर प्ले में विकेट्स मिल गए, हसनैन ने आउट कर दिया। फिर एक छोटा सा फैक्टर और डिस्कस करना चाहूंगा कि हारिस रऊफ के स्पेल के पहले गेंद पे नवाज ने कैच छोड़ दिया। अब कैच वाला इशू पाकिस्तान के साथ बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। एशिया कप में भी कैचेस छूटे, यहाँ पे भी सीरीज में बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस छूटे हैं जो हमें डेंट कर रहे हैं आके सीरीज में। हम देखें 2015 के वर्ल्ड कप से देखें, 19 को देखें, 21 में देखें, सब में इंपॉर्टेंट सीरीज में हम कैचेस छूटने की वजह से इंपॉर्टेंट मैचेस हार गए हैं। तो हम कैचेस
को जो है बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। जो भी लूप होल है, क्या जो फील्डिंग डिपार्टमेंट है, मेरा ख्याल है उसमें बहुत या ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है। अब मैं लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डेड बॉलिंग को। हमने देखा जिस तरह कल भी हारिस रऊफ ने मैच बचा लिया, क्योंकि 2 ओवर में 9 रन करना विद 3 विकेट इन हैंड कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन हारिस रऊफ का जो 19th ओवर था इतना शानदार था, बहुत ही जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए कम है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हारिस रऊफ इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर है, जो सिंस इस डेब्यू उससे ज्यादा T20 क्रिकेट में किसी ने विकेट हासिल नहीं की है एज अ फास्ट बॉलर, और बहुत कमाल के उनका रिकॉर्ड है। और इतनी हाई एनर्जी के साथ देखिए वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं आउट करने के बाद, कितना पैशन लेके आते हैं अपनी बॉलिंग में। और वो मैच तो आपके हाथ से निकल गया था, लेकिन जिस तरह से हारिस रऊफ ने एक बड़ा जबरदस्त शॉट बॉल करके डॉसन को आउट किया, जहां से बेसिकली गेम पलटा है, और अगली गेंद इतना तेज उसने आगे किया, यानी कि इस बैट्समैन को कहां गेंद करना है उनको कितने अच्छे से आता है, अगले को आगे गेंद किया, बोल्ड कर दिया, और ब्रिलियंट लास्ट ओवर करके उन्होंने मैच जो है वो पाकिस्तान में उसको उम्मीद दिला दी। और फिर लास्ट में थैंक्स टू शान मसूद के जिन्होंने वो रन आउट किया, अगर ना होता तो हम हार भी जाते वो मैच। तो पाकिस्तान को मेक श्योर किया पाकिस्तान को मैच जीते। किसी टीम ने, मजहर अशरफ का स्टैट कोट कर रहा हूं, कि किसी टीम ने मेंस इंटरनेशनल T20 में 5 से कम रन लास्ट ओवर में डिफेंड नहीं किया, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। उसका सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ, सारा मतलब कि मोस्टली सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो हारिस रऊफ को जाता है, कि प्रेशर सिचुएशंस में आके वो किस तरह से हारिस रऊफ डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी भी टेक केयर करनी चाहिए, उनको भी बैक करना चाहिए। और वो भी एक ये पॉइंट पर ये बात अपनी एंड करूंगा कि वो रेगुलर वो भी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो ये ना हो कि वो भी फटीग फैक्टर का शिकार हो जाए। तो आगे जो मैचेस है, मेरा ख्याल है कि उनको किसी मैच में रेस्ट भी करा दे तो थोड़ा सा बेहतर है। चलो, थैंक यू सो मच अहमर, आप लोग, आपका बहुत शुक्रिया, और आप लोग का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी अगले मैच के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।